बेटा देखो, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। ये लेक्चर नंबर 23 और केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो या फिर सामान्य हो, कोई दिक्कत नहीं, एक जैसी है। अब आपका जो टॉपिक है पहले पार्ट के अंदर वो है बेटा सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। कहने का मतलब सुनो, पहले मानो कि आप लोग एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में अपन ने ए और बी दोनों को मिलाया तो उन दोनों को क्रियाकारक या फिर रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और A प्लस बी ने क्रिया करके C प्लस डी बना दिया। अब कहने का मतलब सीमांत अभिकर्मक कहते किसे है, मतलब है किसी भी, अपन परिभाषा लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह क्रिया कारक जो उत्पाद बनने की दर को निर्धारित करता है। क्या करता है बेटा? निर्धारित करता है या जिसके मोल कम होते हैं, जिसके मोल क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। समझ में आई बात? अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह क्रियाकारक जो उत्पाद बनने की दर को क्या करता है? निर्धारित करता है या जिसके मोल कम होते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है बेटा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां लिखा, ठीक। अब यहां मैंने इसका एक मोल लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? इसके एक मोल लिख दिया। और यहां मैंने बेटा क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, तो इसको मैंने कर दिया बेटा 2 मोल। किसको? अरे आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मोल हुआ ए, और बी के आगे मैंने 2 लिख दिया तो ये। अब सी और डी जो बन रहा है, कितने मोल बन रहा है छोड़ो, अपन को कोई लेना देना है। मान के चलो भाई 2C बन रहा है और 1D बन रहा है। समझ भाई, ये तो अपने कोई लेना देना, अपन को सीमांत अभिकर्मक मतलब क्रियाकारक से मतलब उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पर आपसे सवाल पूछे कि भाई जैसे उपरोक्त अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बताइए, है सीधा मतलब परिभाषा को देखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह क्रियाकारक जो उत्पाद बनने की दर को निर्धारित करता है, अर्थात जिसके मोल कम होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ ए, इस अभिक्रिया में ए क्या चीज है? ए सीमांत अभिकर्मक है बेटा, है कि नहीं? सीमांत अभिकर्मक। अरे बेटा ये खत्म हो गया तो अभिक्रिया ही खत्म हो जाएगी। 1 मोल 2 मोल, इसका 1 मोल इसका मोल आपस में क्रिया करेगा तो उत्पाद बढ़ेगा। अब 1 तो खत्म हो गया, अब 1 इसका बच्चा। अब क्या करना है उसका? भाई 1 हाथ से ताली थोड़ी बजे, 1 हाथ से नहीं बजे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी क्या है? सीमांत अभिकर्मक नहीं है, ए है, जो इस अभिक्रिया के उत्पाद बनने की दर को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। क्या कहलाएगा? सीमांत अभिकर्मक। बोले इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब मेन बात को भाई, आप सवाल तो ये तो हो जाएगा कि भाई इसमें ये हो गया गुरुजी आपने तो बताया, ठीक है, या 1 मोल दोनों आगे मान के चलो, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो अब तुमसे पूछे भाई सीमांत अभिकर्मक कौन है? हम नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों के मोल जब बराबर है तो सीमांत अभिकर्मक है ही नहीं, इनमें से दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो बेटा ये वाला तो काम पूरा हो गया कि भाई परिभाषा अपनी होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह क्रियाकारक अर्थात वह रिएजेंट जो उत्पाद बनने की दर को निर्धारित करता है, क्या कहलाएगा बेटा? सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर अगला, इसमें तो अपन ने ए बता दिया सीमांत अभिकर्मक। अब जैसे अगली अभिक्रिया में बता देता हूं बेटा एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल जैसे आपका बेटा C6H6 और C6H6 का नाम है, आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। प्लस HNO3 का नाम है बेटा नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक अम्ल। जब आपस में ये क्रिया कर रहे हैं तो C6H5NO2 प्लस H2O बनेगा बेटा। क्या बनेगा? इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम है? नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। H2O को जानते हुए क्या है? जल। देखो अब
यहां मैं 1 मोल लिख दूं, यहां 2 मोल लिख दूं, तो आप सीमांत अभिकर्मक बता सकूं है। अब मैंने इसके लिख दिए बेटा, इसके लिख दिए बेटा 100 ग्राम मात्रा लिख दी। क्या लिख दी? 100 ग्राम है। और इसकी भी मात्रा कितनी लिख दी? 100 ग्राम लिख दी। उत्पाद कितना ग्राम बने इनसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई? आप देखो, अब ये 100 ग्राम में लिख दी मात्रा, तो क्या आप इसका सीमांत अभिकर्मक बता सकते हो? हैं? बता सकते हो क्या? क्यों नहीं बता सकते भाई? अपन ने परिभाषा पढ़ी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक या वह क्रियाकारक जो उत्पाद बनने की दर को क्या करता है? निर्धारित कर रहा है। साथ में जिसके मोल कम होते हैं। अरे भाई, अब मोल निकालना तो जानते ही हैं आप। ऐसे पहली बात है कि मोल बराबर किसी भी यौगिक का भार बटा उस यौगिक का अणुभार। सही है कि नहीं है? और या हम कह सकते हैं मोल को छोटे n से इंडिकेट करेंगे, भार को W से और अणुभार को कैपिटल M से। सही है? अब भाई काय दे रखा है? क्या दे रखा है? ये भार दे रखा है। अब भार दे रखा है तो यह समझ में आ रही होगी आप लोगों के बेटा कि बेंजीन का अणुभार C6H6 का अणुभार कितना हो गया भाई? कार्बन का 1 का होता है 12, 6 के कितने हो गए? 12 पंजो 60, 12 6 की 72। और हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, तो 6 के कितने हो गए? 6। सही है? तो यहां पर क्या आया? 72 प्लस 6 बराबर 78, 78 हो गया। अब HNO3 के भी मूल क्या निकाले थे? परमाणु सॉरी अणुभार निकाले। HNO3 बराबर हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 16 3 48, तो 48 और 14 62, और 62 रेक कितना हो गया? 63 हो गया। अब यहाँ बेंजीन का मोल ज्ञात करा। बेंजीन का भार दिया हुआ है 100, अरे सही है, और बेंजीन का अणुभार है 78 है भैया। सही है? यहां पर ये दे रहा है क्या? भार 100 और ये रहेगा 63 है। अब यहां पर जब मान निकाला तो 78 एकम 78 बच कितना गया बेटा? अरे 100 में से 78 है 22 में 78 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 220 हो गया। 220 हो गया तो 7 दूआ 14 और 7 तिया 21 और 8 तिया 24, मतलब 2 बारी जाएगा है। तो यहां पर अपन ने बोले 1.2 लगभग। सही है? यहां आ जाओ, 6 एकम 6 और बच गया 63 के हिसाब से बच गया कितना? अरे 37 बच गया है। अब 37 में कितने का भाग दोगा? 63 का नहीं आएगा, 70 पॉइंट लगा दिया, तो 37 तो 370, अरे 370 तो 6 6 36, या फिर 6 पंजा 30 लगा लो यार, 5 लगा लो, 1.5 लगभग बोल दिया भैया ना। अब भैया किसका मोल अधिक है बताओ? किसका मोल अधिक है? इसके मोल अधिक है और इसका मोल कम है, तो जिसके मोल कम होगा वही तो सीमांत अभिकर्मक है। समझ में आ गई? तो यहां पर बेंजीन सीमांत अभिकर्मक है। क्यों? वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उत्पाद बनने की दर को निर्धारित करता है। तीसरी कंडीशन, जिसके मोल कम होते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो यहां बेंजीन सीमांत अभिकर्मक है। सही है भाई? ये गलत है? ठीक है, आप तो बता सकते हो भाई, तुमको दे दिया, मोल दे दिया, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। एक का 5 मोल, एक का 10 मोल, ले साहब 5 मोल वालों सही है। फिर जिसके भार दे दिया तो भाई मोल निकाल ले, क्या दिक्कत है? मोल निकाल दे, काम खत्म। जिसमें मान दे रहा कि 1 है, इसका 2 है, जिसकी संख्या कम है, वो सीमांत अभिकर्मक जो पूर्ण रूप से प्रयुक्त होगा सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो ये टॉपिक है बेटा एक अच्छा सा, तो वापस आप लोग समझ में आ गए होगा। फिर कोई सा भी एग्जाम्पल आपको देने के बाद आप लोग उसका सीमांत अभिकर्मक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिख देता हूं और उसको आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर खुद करोगे। ऐसा सवाल आपकी किताब में हुआ तो मैं किताब का तो बाद में बोलूँगा, लेकिन अपनी तरफ से जैसे आप क्रिया करा रहे हैं CaCl2 प्लस 2H2O, एरो के बाद
OH का होल टू वाइज प्लस 2HCl। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 500 ग्राम, ये मैंने लिख दिया बेटा 400 ग्राम। क्या लिख दिया? 400 ग्राम। तो उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त सवाल है ये, उपरोक्त अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करो, या बताओ बेटा कौन सा है इसके अंदर सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो ये सवाल है। इस सवाल को आप लोग अपने नोटबुक में उतारोगे और आप लोग स्वयं इसकी सहायता से, कहने का मतलब बेटा जब किसी का भार दिया हो तो उसके मोल निकालेंगे है, और मोल निकालने के बाद थोड़ा सा हिंट आपको मालूम पड़ गया इसके अंदर। भाई इसका 500 ग्राम है, इसका 400 ग्राम है, इसका आप लोग क्या निकाल लोगे? मोल। सबसे पहले इसका अणुभार निकालोगे, मोलर द्रव्यमान निकालोगे, और मोलर द्रव्यमान निकालो तो कैल्शियम का 40 और Cl का 1 का होता है 35.5, तो 2 का हो गया बेटा 35.5 प्लस 35.5 बराबर 71। 71 प्लस 40, 71 प्लस 40 क्या हो गया? 111। सही है। अब यहाँ पर जल की बात कर रहे हो, जल की यदि अपन बात करें तो यहाँ 2H2O के हिसाब से यार, तो भार बटा अणुभार, तो 18 दूआ 36 करोगे यहाँ पे, क्योंकि 2 आगे लग रहा है। 18 दूआ 36, 36 का भाग इसके अंदर आप लोग दोगा तो सीधा दिख रहा है। अब किसके मोल कम आएंगे? इसके तो आएंगे भाई। 500 में 111 का भाग दोगा भाई, और 400 में 36 का भाग देंगे तो 8 नंबर गया है। और यहाँ की बात करो तो 4 नंबर के आसपास जाएगा, तो वो ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ? कैल्शियम क्लोराइड हुआ। ठीक है बेटा। तो ये है बेटा आप लोगों का सीमांत अभिकर्मक का टॉपिक। बिल्कुल सरल सी बात है, आप लोग इसको निर्धारित करना और आपके नोटबुक के अंदर आप लोग इसको लिखोगे। पोज। हाँ बेटा देखो, ये सीमांत अभिकर्मक वाला टॉपिक आपका खत्म। उसके बाद देखा जाए तो बेटा अपनी किताब के अंदर मैं आपको सवाल है, उन सवालों को आप लोगों को बताऊंगा, और पहले तो मैं सरल से सवाल लूँगा। और एक बात और सुनो, एक बात सुनने का मतलब हो कि कुछ गुणांक है जिनके पूर्व लगन के रूप में आपको कुछ मान याद रखने हैं। और मान याद रखने का मतलब जैसे अपनी किताब में सवाल नंबर, इसको भी आप लोग नोट करोगे, और ये सवाल नंबर है बेटा आप लोगों का 1.15। तो यहाँ पर पहले वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर माइक्रो, क्या माइक्रो किसे कहते हैं? नंबर 2 की बात है डेका, डेका का मतलब क्या होता है? नंबर 3 की बात है वो है बेटा मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? नंबर 3 है बेटा गीगा, गीगाबाइट, मेगाबाइट जानते हो? MB वगैरह बोलते हो आप लोग, MB बोलते हो, GB बोलते हो, भाई 1 GB का कार्ड है। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट है। मेगा का मतलब, MB का मतलब मेगाबाइट होता है, इसको मेगा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये डेका, फिर नंबर 3, नंबर 4 गीगा, और उसके बाद नंबर 5 लिखा है बेटा यहाँ पर फेम्टा। क्या? फेम्टा। तो इनके बारे में बाद में बात करें, इससे पहले आप लोगों को कुछ इकाइयाँ हैं, और उन इकाइयों को आप लोगों को क्या करना बेटा? यहाँ लिखना है। लिखने का मतलब है कि जैसे आपको बता रहे हैं बेटा 10 की घात -15, 10 की घात -15 से शुरू करते हैं। 10 की घात -15 को फेम्टा बोला जाता है। क्या बोलोगे? फेम्टा। उसके बाद 10 की घात -12 को पीको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पीको। 10 की घात -9 को, 10 की घात -9 को नैना बोला जाता है। क्या बोलेंगे? नैना। नंबर 10 की घात 6 को, 10 की घात -6 को माइक्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे। एक और छोड़ो, 10 की घात -10 को यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग बोलेंगे। एंगस्ट्रॉन्ग बोला जाता है, और ये 10 की घात -10 मीटर में होता है बेटा, है ना। फिर उसके बाद 10 की घात केवल 10 को बोला जाता है डेका, और उसके बाद 10 की घात 3 को किलो, 10 की घात 3 को क्या बोलोगे आप लोग? किलो बोलो। 10 की घात 12 को, 9 को, 10 की घात 6 को बोलोगे पहले तो मेगा, मेगा बोलना। 10 की घात 9 को बोलोगे आप लोग बेटा, 10 की घात 9 ये होगा बेटा गीगा। क्या होगा ये? गीगा। और
10 की घात 15, 10 की घात 15 को पेटा बोलोगे। क्या बोलोगे? पेटा। ये पेटा के नाम से जाना जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग इसको याद उतार लेना ध्यान पूर्वक। सबसे पहला काम तो ये होगा। अब यहाँ पर मोटा सा है कि वहाँ पर मिलान कराया। अब माइक्रो दिख रहा है आपको, माइक्रो क्या हो गया? 10 की घात -6। डेका क्या हो गया? 10। मेगा क्या हो गया? मेगा हो गया 10 की घात 6। और यहाँ पर 10 की घात 9। और फेमटा क्या हो गया बेटा? 10 की घात -15 की जो वैल्यू होगी उसको फेमटा बोला जाएगा। अब यहाँ पीको, पिकोमीटर, यहाँ पीएम बोलेंगे इसको, पीएम। एन नैनोमीटर एनएम के नाम से जाना जाता है। माइक्रो को म्यू से इंडिकेट किया जाता है, माइक्रोमीटर या फिर म्यू एम करेंगे, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को बेटा A0 से डिपेंड करोगे, मतलब A के ऊपर 0 कहीं लिखा हुआ हो तो ये वैल्यू कहलाएगी एंगस्ट्रॉम। क्या कहलाएगी? तो पीएम का मतलब पिकोमीटर, एनएम का मतलब नैनोमीटर है, और यहाँ पर माइक्रो एम मीटर लिखा है तो इसको बोलोगे आप लोग 10 की घात -6, और एंगस्ट्रॉम को बोलोगे 10 की घात -10, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखने की है। आपकी किताब का सवाल तो ये है, और वहाँ मिलान कराया है कि आप लोग 10 की घात 6 को क्या बोलोगे, 9 को क्या बोलोगे, 15 को क्या बोलोगे, ठीक है बेटा। अगला सवाल अपन लेंगे। इसको उतार लेने के बाद, उतारना इसको, सबसे पहला अच्छा सा सवाल, बिल्कुल सरल से, मैंने आपको गुणा भाग वाले सवाल इसमें कराए थे कि आप किस प्रकार से घात वाले को गुणा और भाग करते हो, है ना, ये चीज़ तो बता रखी है। तो यहाँ पर ये उतारना तुम तो 10 की घात -15 से लेकर +15 तक की याद रखना बस। -15 से शुरू है और 3-3 के अंतर के हिसाब से आप लोग इनको उतार लेना, ठीक है। बीच में मैंने 10 की घात -10 का अंदर घुसेड़ दिया, अलग माल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एंगस्ट्रॉम बोलोगे, ये ए से काउंटिंग होती है। देखो बेटा सवाल पहला, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। अपन आराम से इसका मोलर द्रव्यमान परिकलित कर देंगे बेटा, H2O, और यहाँ पर नंबर 3 है बेटा CH4, हो जाएगा भाई। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार। सबसे पहली बात है भाई, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है बेटा? 1 है। तो अपने पास यही काम आएंगे। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 1 × 2 करोगा, अरे 1 होता है 1 हाइड्रोजन का, तो संख्या 2 है, तो प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 1, तो 1 × 16, तो 2 + 16 बराबर कितना आएगा बेटा? 18। आगे 18। यहाँ आ जाओ, कार्बन कितना है? कार्बन 1 है तो 12, सीधा कर दे भाई, 12 × 1 करो या फिर कर दो, कैसे भी करो, प्लस ऑक्सीजन का 1 का कितना है बेटा? 16, तो 2 का कितना हो गया? 32, तो यहाँ 12 + 32 और दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? तो CO2 का कितना आ गया? 44, सही है। आगे आ जाओ, कार्बन का कितना आ गया? 12, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना हो गया? 4, तो 12 और 4 कितने हो गए बेटा? 16 है। तो जल का मोलर द्रव्यमान या अणुभार 18, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और मेथेन का कितना हो गया? 16। समझ में आ गई? तो इस प्रकार से सवाल आपके दिया हुआ है। अब अगला सवाल एक है जिसके अंदर उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र और द्रव्यमान, कहने का मतलब मैं आपको ये सवाल करवा ही देता हूँ। अब अगला सवाल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लोगा? नहीं कर सकते? कोई बात नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ, टेंशन काहे को ले रहे हो। सवाल नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल है Na2SO4। Na2SO4 का नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम, और इसको लिखोगे सल्फेट। हो गया। अब यहां पर Na, S, O की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करो। क्या करना है बेटा? सोडियम सल्फेट में Na की और S की और O की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करनी है पहली बार। अब अपन जानते जैसे Na की प्रतिशत मात्रा बराबर Na का द्रव्यमान बटा Na2SO4 का द्रव्यमान है भैया, द्रव्यमान इनटू
प्रतिशत है तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। सही बात है, ऐसे तो बता रखा है तुमको। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन इसका निकालेंगे, Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो Na का होता है बेटा कितना, 23, 1 का होता है 23, तो 2 का कितना हो गया, अरे 2 का कितना हो गया 46। सही है कि नहीं है, 1 Na का तो 23, तो 2 का कितना हो गया 46। फिर सल्फर का कितना होता है बेटा 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64, 4 का 64, 1 सल्फर का 32 होता है अकेले का। अब सबको जोड़ो, सबको 4 2 6 6 6 12 का 2, फिर 5 5 और 3 8 8 और 6 कितने हो गए 14 है, तो 142। अब देखो इधर ये वाला ही सवाल कर रहे हैं, Na का कितना लगा होगा, अरे कितना लगा होगा 46, तो यहाँ पर 46 बटा 142 इंटू 100 निकल जाएगा। अब किसका निकालें, S का निकालें, S का निकालोगे तो 32 बटा 142 इंटू 100। अब O का निकालें, तो O का निकालें तो O बराबर कितना, O बराबर 16 चौका 64 बटा 142 इंटू 100। ठीक है बेटा, इन सब की प्रतिशत मात्राएं आ जाएगी। अब तीनों को जोड़ोगे तो आपका मामला क्या हो जाएगा, आपका मामला बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर लिख ही देता हूं। ये द्रव्यमान प्रतिशत मैंने कैलकुलेट करके निकाल दी है। 46 क्यों किया बेटा, Na बेटा आपके पास 2 है, 1 का 23 होता तो 46, मतलब किसी भी यौगिक के अंदर जब प्रतिशत मात्रा निकालोगे तो उस यौगिक का मतलब उस तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100 करोगा। ठीक है, अब 100 करोगा तो 46 किसके लिए भाई, 2 Na का 46, तो 46 बटा 142 भाई खुद का अपॉन पूरे का, फिर ऑक्सीजन सल्फर का खुद का अपॉन पूरे का, और फिर ऑक्सीजन 64 है, 4 है ना, 16 चौका 64, तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो पूरी वैल्यू 100 आ जाएगी आपकी। तो जोड़ के भी आप लोग देख लो भलाई, 100 आ गया, पूरा आंसर कितना आएगा 100 आ गया ना, तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो ये सवाल नंबर बेटा दूसरा है। फिर अगले सवालों के बारे में मैं आगे की वीडियो में बात करूँगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।